बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सदरुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सदरुद्दीन इनसाइट। आज 12 फरवरी 2026 जुमेरात का दिन है। ईरान के साथ जंग छिड़ने वाली है और खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि ये सिर्फ एक मुल्क तक महदूद नहीं रहेगी बल्कि पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले सकती है। इसी संगीन सूरत हाल में चीन ने दो गैर मामूली और बड़े इक़दामात किए हैं। सदर शी जिनपिंग खुद बराह रास्त मैदान में आ गए हैं और उन्होंने दो अहम फैसले किए हैं जिन्होंने आलमी सतह पर तवज्जो हासिल कर ली है। सबसे पहला इक़दाम ये किया गया कि आर्मी चीफ और मुताद्दिद जर्नैलों को ओहदों से हटा दिया गया। इत्तलात के मुताबिक कुछ पर इल्जाम था कि वो CIA के लिए काम कर रहे थे, कुछ पर राज फरोख्त करने के इल्जामात थे, जबकि बाज जर्नैल सियासत में गैर मामूली सरगर्मियों में मसरूफ थे। इन सब को फारिग करके फौजी कमान का मुकम्मल कंट्रोल संभाल लिया गया है। चीन के निज़ाम में पहले से ही फौजी ढांचा एक मखसूस तरतीब के तहत चलता है, जहां मुख्तलिफ सतहों पर मिलिट्री चीफ और कमांडर्स मौजूद होते हैं और फिर एक मरकजी चीफ आता है जिसे आर्मी चीफ कहा जाता है। इसी कमांड स्ट्रक्चर के तहत मामलात चलाए जाते हैं। सदर शी जिनपिंग ने फौरी तौर पर फौज को अलर्ट जारी किया। उन्होंने बराह रास्त खिताब करते हुए वाज़ेह हिदायत दी कि मुकम्मल जंगी तैयारी यकीनी बनाई जाए। एयरफोर्स, नेवी और बर्री फौज तीनों को हंगामी बुनियादों पर मुतहर्रक रहने का हुक्म दिया गया। तमाम जवानों को वाज़ेह पैगाम दिया गया कि वो हर मुमकिन सूरत हाल के लिए तैयार रहें। ये एक गैर मामूली लम्हा तसव्वुर किया जा रहा है क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है कि चीनी सदर इस अंदाज में खुद अमली मैदान में आकर फौजी मामलात संभालें, ख़ास तौर पर उस वक्त जब आर्मी चीफ को हटा दिया गया हो। जर्नैलों को बरतरफ करने के बाद उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है और उनके खिलाफ मुकम्मल तफ्तीश जारी है। सदर शी जिनपिंग ने खुद क़यादत संभालकर सूरत हाल का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक ये तमाम इक़दामात ईरान से जुड़ी जंगी सूरत हाल के तनाजुर में किए गए हैं। चीनी फ़ौज को हाई अलर्ट पर रखा जा चुका है और वाज़ेह पैगाम दे दिया गया है कि मुकम्मल तैयारी बरकरार रखी जाए। इम्कान जाहिर किया जा रहा है, अगरचे हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, कि अगर ये जंग शिद्दत इख्तियार करती है तो ये सिर्फ एक मुल्क या एक सरहद तक महदूद नहीं रहेगी। खदशात मौजूद हैं कि ये पूरे खित्ते को मुतासिर करे और इसके बाद आलमी सतह पर भी इसके असरात फैल सकते हैं। हालात के जो आसार सामने आ रहे हैं वो एक बड़ी जुग्राफियाई तब्दीली की तरफ इशारा कर रहे हैं। अब देखिए, इस सब की वजह क्या बताई जा रही है। नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात खत्म हो चुकी है। हैरानकुन बात यह है कि इतनी बड़ी और मुमकिना तौर पर दुनिया की सबसे बड़ी जंग के साये में होने वाली इस मुलाकात की सिर्फ एक तस्वीर जारी की गई है। आम हालात में मुकम्मल प्रोटोकॉल दिखाया जाता है, आमद, रवानगी, प्रेस ब्रीफिंग, बयानात, लेकिन यहाँ सिर्फ एक तस्वीर सामने आई है और इसी तस्वीर में देखा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप के चेहरे पर नाराजगी और बेइत्मीनानी वाज़ेह नजर आ रही है। अब जो हो चुका वो हो चुका, आगे की सूरत हाल पर नजर डालते हैं। एक तरफ चीन की फौज मुकम्मल तैयारी की हालत में खड़ी है। उन्हें अंदाजा है कि अमेरिका इस वक्त ऑयल टैंकरों को रोक रहा है, कभी रूस के, कभी ईरान के, कभी वेनेजुएला के, और चीन तक रसाई महदूद की जा रही है। चीन की असल ताकत उसकी मैन्युफैक्चरिंग है और इस मैन्युफैक्चरिंग की बुनियाद सस्ते तेल पर है। चीन ईरान से लेता है, रूस से लेता है, वेनेजुएला से लेता है। यही सस्ता तेल उसकी लागत कम करता है और यही वजह है कि पूरी दुनिया मिलकर भी चीन की इंडस्ट्री का मुकाबला नहीं कर पा रही। वेनेजुएला, ईरान और रूस, ये तीन ममालिक ऐसे हैं जिनसे अमेरिका और यूरोपीय ममालिक को बराह रास्त फ़ायदा नहीं मिलता। आपको याद होगा, जब तक यूरोप को सस्ती गैस और तेल मिल रहा था उनकी मैन्युफैक्चरिंग उरूज पर थी, लेकिन जब रूस ने तकरीबन 50% सप्लाई बंद की और उसके बाद चीन ने वो सप्लाई लेना शुरू की तो ताकत का तवाज़ुन बदल गया। अब चीन गालिब आ चुका है। इसी पस मंज़र में अमेरिका कशीदगी बढ़ा रहा है। $20 अरब के हथियार ताइवान को दिए जा रहे हैं। ये कदम भी इसी बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा समझा जा रहा है। चीनी सदर ने फौरी तौर पर अपनी फौज को हाई अलर्ट जारी किया और खिताब में वाज़ेह पैगाम दिया कि मुकम्मल जंगी तैयारी रखो। लेकिन मामला सिर्फ फौज तक महदूद नहीं रहा। अगला मरहला मालियाती महाज पर खोला गया। चीनी बैंकों को हुक्म दिया गया कि US बॉन्ड्स फरोख्त किए जाएं, उनसे निकल जाओ, और साथ ही हिदायत दी गई कि दस्तयाब सरमाए से सोना खरीदा जाए। गोल्ड खरीदो, गोल्ड खरीदो और गोल्ड खरीदो। इसके असरात फौरी तौर पर मार्केट में नजर आने लगे। चीनी आवाम ने भी सूरत हाल को भांप लिया। मार्केट ओवरबुक हो चुकी है। खरीदारी इस हद तक बढ़ चुकी है कि अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो गया है। सूरत हाल कंट्रोल से बाहर दिखाई दे रही है। लोग इंतज़ार कर रहे थे कि शायद गोल्ड की कीमतें नीचे आएं तो खरीदें, लेकिन रुझान मुसलसल ऊपर जा रहा है। कीमतें मामूल से कहीं ज़्यादा हो चुकी हैं।
किसी को समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा। ये सब दरअसल एक बड़े माशी और स्ट्रेटेजिक महाज की शक्ल इख्तियार कर चुका है। चीन इस कशीदगी में कदम रख चुका है और अब इसके असरात अवामी सतह तक पहुंच रहे हैं। चीनी बैंकों में मौजूद अवाम का सरमाया ट्रिलियन $, खासतौर पर वो अफराद जो सरमायाकारी करते हैं, अपना पैसा निकालकर गोल्ड की तरफ मुंतकिल कर रहे हैं। सूरत हाल तेजी से बदल रही है और आलमी मंजरनामा एक नए मरहले में दाखिल होता दिखाई दे रहा है। चीन में इस वक्त गोल्ड की डिमांड आसमान को छू रही है। सूरत हाल ये है कि तलब इस हद तक बढ़ चुकी है कि इसका तसव्वुर करना भी मुश्किल हो गया है। जो लोग मालियाती मामलात को नहीं समझते वो भी सोना खरीद रहे हैं। चीन के अंदर बड़े पैमाने पर खरीदारी जारी है। सवाल ये है कि आखिर चीनी अवाम गोल्ड की तरफ क्यों जा रहे हैं। इसकी बुनियादी वजह वही मुलाकात है जो ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान हुई। जो कुछ उस मुलाकात में तय हुआ या जिस अंदाज में बात आगे बढ़ी, इससे एक बात तकरीबन वाज़ेह हो चुकी है कि एक बड़ी लड़ाई का इम्कान पैदा हो चुका है। बाद अज़ां ट्रंप में भी तकरीबन उसी मौक़िफ़ का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मैंने नेतन्याहू से कहा था कि मसला बातचीत के ज़रिए हल होगा, मुझे पहले मुज़ाकरात करने दो, अगर बातचीत नाकाम हुई तो फिर देखा जाएगा। यानी इस बयान से यही ज़ाहिर होता है कि मुज़ाकरात की फ़िज़ा कमज़ोर है और नाकामी का ख़दशा मौजूद है। ईरान के साथ सूरत हाल ये बनी कि अमेरिका ने शर्त रखी कि तुम अपना न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम ख़त्म करो। ईरान की तरफ से जवाब आया कि न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बात हो सकती है लेकिन मिसाइल प्रोग्राम पर बात नहीं होगी। जब नेतन्याहू मुलाकात के लिए गए तो उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वक्त ज़ाया हो रहा है, ईरान वक्त ले रहा है और इस दौरान मजबूत होता जा रहा है। उनका कहना था कि इस सूरत हाल में हमला करना पड़ेगा, कमांडोज उतारने पड़ेंगे और मुकम्मल कार्रवाई करना पड़ेगी। ट्रंप इस मौक़िफ़ पर शदीद नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। वो गुस्से में हैं और उन्होंने कहा है कि अगर मौजूदा विजिबिलिटी में हमारा नुकसान ज़्यादा हो गया तो हम तुम्हारी हिफाजत नहीं कर पाएंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुझे कुछ वक्त दिया जाए ताकि मैं मुज़ाकरात की कोशिश कर सकूं, लेकिन खदशा यही जाहिर किया जा रहा है कि बातचीत के दौरान ही कार्रवाई हो सकती है। इसी गैर यकीनी फ़ज़ा ने चीन के अंदर मालियाती बेचैनी को बढ़ा दिया है। जब आलमी सतह पर जंग के आसार गहरे होते हैं तो सरमायाकार अमूमन महफूज असासों की तरफ जाते हैं और सोना हमेशा से सबसे महफूज पनागाह समझा जाता है। इसीलिए चीन में अवाम, सरमायाकार और बड़े मालियाती इदारे तेज़ी से गोल्ड खरीद रहे हैं। उन्हें खदशा है कि अगर जंग छिड़ गई तो मालियाती निज़ाम हिल कर रह जाएगा, करेंसियाँ दबाव में आएंगी और ऐसे वक्त में सोना ही वो असासा है जो कदरे महफूज रखता है। यही वजह है कि चीन के अंदर गोल्ड की मांग गैर मामूली सतह तक पहुंच चुकी है और सूरत हाल मुसलसल बदलती हुई आलमी कशीदगी के साथ मजीद संगीन होती जा रही है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर अब जो असल और बुनियादी नुक्ता सामने आ रहा है वो ये है कि असल मसला क्या है। आपको याद होगा मारूफ अमरीकी प्रोफेसर और माहिर माशियात जेफरी सैक्स वो वाज़ेह तौर पर ये बात कह चुके हैं कि अमरीका की फॉरेन पॉलिसी दरहकीकत ट्रंप नहीं चला रहा। उन्होंने सवाल उठाया कि हमारी फ़ौज आखिर किसका ऑर्डर लेती है, क्या वाकई ट्रंप ऑर्डर देता है। जेफरी सैक्स ने कहा कि नहीं, ऑर्डर नेतन्याहू देता है। उनके मुताबिक ईरान के खिलाफ जंग लड़ने का हुक्म भी नेतन्याहू की तरफ से आ रहा है, वही जंग पर जोर दे रहा है। उन्होंने कहा हमें किसी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि हम अपनी मर्जी से जंग में जा रहे हैं। ये अमरीकी फ़ौज, अमरीकी आर्मी चीफ या हत्ता के अमरीकी सदर का बराह रास्त फैसला नहीं है, बल्कि इसके पीछे इजराइल का दबाव है। और इजराइल किस तरह मामलात को मैनेज करता है, वीडियोज़ से लेकर खुफिया सिफारती हिकमत अमली तक, ये सब बातें अब किसी से पोशीदा नहीं रहीं। इसी दौरान तुर्की के वज़ीर ख़ारिजा ने भी इस मामले पर खुलकर बात की है। उन्होंने अमेरिका को वार्न किया। उन्होंने कहा कि आप लोग जो मिसाइल प्रोग्राम पर बातचीत कर रहे हैं ये रास्ता ख़तरनाक है। उनके मुताबिक ये सीधी सीधी जंग की तरफ ले जाने वाला कदम है। उन्होंने वाज़ेह कहा कि कोई भी खुद मुख्तार मुल्क अपने मिसाइल प्रोग्राम पर समझौता नहीं करता। न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बात हो सकती है, मुज़ाकरात हो सकते हैं, लेकिन अगर आप ईरान पर ये दबाव डालेंगे कि वो अपना मिसाइल प्रोग्राम ख़त्म करे तो इसका मतलब है मुज़ाकरात की नाकामी। उन्होंने साफ अल्फाज में कहा कि न्यूक्लियर मामले पर कोई रास्ता निकल सकता है, लेकिन मिसाइल प्रोग्राम पर बात करना दरअसल बराह रास्त जंग की तरफ जाना है। इसी तनाजुर में ये बात सामने आई कि ट्रंप ने नेतन्याहू को कहा कि हम मिसाइल के मामले को इस वक्त छेड़े नहीं, हम न्यूक्लियर पर बात करेंगे, जबकि दूसरी तरफ ट्रंप का ये भी मौक़िफ़ सामने आया कि असल मसला ईरान के मिसाइल हैं, न्यूक्लियर प्रोग्राम भी है और हमें अपनी सिक्योरिटी यकीनी बनानी है। तो यहाँ तज़ाद वाज़े दिखाई दे रहा है, एक तरफ मुज़ाकरात की बात, दूसरी तरफ सिक्योरिटी ख़दशात।
یہ سوال بھی اٹھ رہا ہے کہ اگر ایران اپنا نیوکلیئر پروگرام بھی بند کر دے تو کیا اس کے بعد بھی مسئلہ ختم ہوگا یا پھر کوئی نیا مطالبہ سامنے آ جائے گا؟ حیران کن بات یہ ہے کہ دونوں کی ملاقات کے بعد کسی بھی سطح پر کوئی بڑی اناؤنسمنٹ سامنے نہیں آئی، نہ غزہ کے حوالے سے، نہ ایران کے حوالے سے، نہ کسی اور بڑے معاملے پر۔ یہ خاموشی خود ایک سوال بن چکی ہے، کیونکہ جب اتنی اہم ملاقات ہو اور اس کے بعد باضابطہ طور پر کوئی واضح اعلان نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پس پردہ کچھ ایسا ضرور ہے جسے فی الحال ظاہر نہیں کیا جا رہا۔ صورتحال تیزی سے بدل رہی ہے، بیانات ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں، اور عالمی سیاست ایک ایسے موڑ پر کھڑی ہے جہاں ہر فیصلہ آنے والے دنوں کا رخ متعین کر سکتا ہے۔ تو اگر آپ اس پورے معاملے کو گہرائی سے دیکھیں تو ایک تصویر بہت واضح ہوتی جا رہی ہے۔ امریکہ اپنی فورسز کو اکٹھا کر رہا ہے، ایک اور ایئر کرافٹ کیریئر روانہ کیا جا رہا ہے، یعنی تیاری ہو رہی ہے۔ اشارے یہی ہیں کہ حملہ ان کے پلان میں شامل ہے، لیکن اگر ٹرمپ حملہ کرتا بھی ہے تو وہ یہ قدم خوشی سے نہیں اٹھائے گا، کیونکہ جس جنگ میں وہ داخل ہونے جا رہا ہے وہ غیر معمولی طور پر خطرناک ہے۔ یہ کوئی محدود کارروائی نہیں بلکہ ایسا محاذ ہے جو پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ اسی صورتحال میں یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ چین 24/7 سپلائی لائن کھول سکتا ہے۔ روس پہلے ہی ایران کے ساتھ کھڑا دکھائی دے رہا ہے۔ جیٹ سے لے کر میزائل پروگرام تک تاثر یہی دیا جا رہا ہے کہ وہ ایران کو ہارنے نہیں دیں گے۔ یہ نقطہ بہت اہم ہے۔ یہی وہ موقع سمجھا جا رہا ہے جس میں چین امریکہ کو کمزور کرنے کی پوزیشن میں آ سکتا ہے۔ گولڈ کی مسلسل خریداری، ڈالر سے نکلنا، US بانڈز بیچنا، یہ سب اقدامات اسی بڑی حکمت عملی کا حصہ قرار دیے جا رہے ہیں تاکہ ڈالر پر دباؤ بڑھے۔ اگر پورا منظرنامہ سامنے رکھیں تو ایک اور پہلو نمایاں ہوتا ہے۔ امریکہ جس کھیل میں داخل ہوا ہے وہ آہستہ آہستہ اس کے کنٹرول سے باہر جاتا۔ ٹرمپ نے اپنی قوم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ نئی جنگوں میں نہیں جائے گا، لیکن اگر وہ اس محاذ پر قدم رکھتا ہے تو کم از کم الیکشن تک یہ جنگ ختم ہونا مشکل دکھائی دیتی ہے، اور جتنا طویل یہ تنازع ہوگا اتنا ہی نقصان بڑھ سکتا ہے۔ بعض تجزیہ کار اسے دوسرا افغانستان قرار دے رہے ہیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ امریکی فوج کے اندر بددلی پائی جا رہی ہے۔ وہاں یہ تاثر موجود ہے کہ ایران کے خلاف یہ جنگ دراصل اسرائیل کی جنگ ہے اور امریکہ اس میں شامل ہو رہا ہے۔ امریکہ نے ماضی میں ٹیکنالوجی کی بنیاد پر جنگیں لڑی ہیں، لیکن اس بار صورتحال مختلف بتائی جا رہی ہے۔ خطے کے کئی ممالک پہلے ہی خبردار کر چکے ہیں کہ اس راستے پر نہ جایا جائے، مگر سوال یہی ہے کہ کیا ٹرمپ اس دباؤ کے باوجود پیچھے ہٹے گا؟ دوسری طرف چین نے اپنی فوج تیار کر لی ہے۔ چین گولڈ خرید رہا ہے، چین ڈالر بیچ رہا ہے، چین US بانڈ سے نکل رہا ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ دیگر ممالک بھی آہستہ آہستہ اپنے ریزرو سے ڈالر کم کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ 2023 کے بعد سے یوہان نسبتاً مضبوط پوزیشن میں آ چکا ہے۔ ایران کو بھی کمزور نہیں سمجھا جا رہا، جبکہ اس کے حامی ممالک بھی مضبوط کھڑے ہیں۔ ان تمام اشاروں کو جوڑ کر دیکھا جائے تو صورتحال ایک بڑی لڑائی کی طرف اشارہ کرتی ہے، ایک ایسی لڑائی جس کے اثرات محدود نہیں ہوں گے۔ اگر یہ آگ بھڑکی تو اس کی تباہی کی شدت کیا ہوگی اس کا اندازہ کسی کے پاس نہیں۔ سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔